हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पद एजुकेशन। आज हम करेंगे आइटम सेकंड सेमेस्टर के यूनिट थर्ड को स्टार्ट। यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक की, कि क्या होता है अरिथमेटिक और क्या होता है लॉजिक। ये बहुत ही कम मार्क्स में आपके आ सकता है, मीन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है इस टॉपिक से। फिर भी इसे पढ़ के जाइएगा क्योंकि ईजी भी है और जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अरिथमेटिक होता क्या है। अरिथमेटिक आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, ये है ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिस जो नंबर से डील करती है और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से। जो आप सीखते हो ना, प्लस के बारे में, माइनस के बारे में, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताती है अरिथमेटिक, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बताती है हमें, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, नंबर्स के बारे में बताती है और मैथमेटिकल ऑपरेशन के। सो इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन डेली लाइफ। तो ये यूज़ होती है जब हम डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सब्जी लेकर आते हैं तो मार्केट में जाके उससे सामान पूछते हैं कि कितने का हुआ, फिर वो हमें बताता है, फिर हम हमारे पास जो रुपया होता है उसे माइनस करके, है ना, दे देते हैं उसे, कि अगर वो 500 की हमारे पास रुपया और 400 की सब्जी आई तो 100 वो हमें वापस करेगा। तो ऐसे माइनस का भी कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं हम, है ना। तो ये डेली लाइफ में यूज़ आते हैं, साइंस में भी यूज़ आती है, फाइनेंस में भी यूज़ आती है और टेक्नोलॉजी में भी यूज़ आती है। कौन सी? अरिथमेटिक। ओके। सो इसके बाद पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं बेसिक मैथ अरिथमेटिक ऑपरेशन। कौन कौन से? सबसे पहले तो एडिशन, जब हम दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को कंबाइन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब जब हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब जब आप क्या करते हो, रिपीटेड एडिशन करते हो ना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही तो होता है कि 3 + 3 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 2 भी क्या होता है? 6 होता है। 3 + 3 + 3 कर दोगे तो 9 हो जाएगा। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब रिपीटेड एडिशन है। फॉर एग्जाम्पल 7 × 2, हम क्या कर देंगे, 2 को 7 टाइम्स ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा ना, 14 बन जाएगा। सो ये होता है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद डिवीजन मतलब कि स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हैं, है ना। अब हमें इक्वल पार्ट बनाने तो क्या कर देंगे हम, 1/4 1/4 मतलब 1 1 पार्ट सबको दे देंगे, है ना। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना उसे बोलेंगे डिवीजन। उसके बाद है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब जब रिमाइंडर आ जाता है किसी का, तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलस होता है किसी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 10 डिवाइड मॉड्यूलस 3, कि इसका जो मॉड्यूलस क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 3 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9 1, तो 1 इज द मॉड्यूलस। आफ्टर दैट इज एक्सपोनेंशियन, एक्सपोनेंशिएशन। सो एक्सपोनेंशिएशन मतलब फॉर एग्जांपल जब आप रेज टू द पावर करते हो किसी की, है ना, रेज टू द पावर करते हो ना, जैसे कि एक मिनट में बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 रेज टू द पावर 2 करोगे तो इसका मतलब क्या है? 2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 2 जा 4। अगर आप 2 रेज टू दी पावर 4 करोगे तो 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16, है ना। तो ये क्या होता है? रेजिंग अ नंबर टू अ पावर इज 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, है ना, 5 रेज टू द पावर 6। तो ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो ये सारे किस में आते हैं? अरिथमेटिक मैथ्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अरिथमेटिक का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले फाइनेंस में यूज़ आता है ये, मतलब आपको कैलकुलेशन करने में, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की कितना आपको, सॉरी, इंटरेस्ट लगा है, टैक्स कितना लगा है और बजट क्या रहा है आपका, है ना। आपको ये देखना है, ये अपना एनुअल बजट देखना है ना, कि कितना एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, एक्सपेंसेस देखने हैं, है ना। आपके प्रॉफिट कितना हुआ आपके बिजनेस में। तो वो सारी चीज़ें आप इनके थ्रू देख सकते हो, इनके थ्रू बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू, मतलब प्लस के थ्रू, माइनस के थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बिजनेस में भी काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट आप करते हो, और एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में काम आते हैं ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। आफ्टर दैट साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी मेजरमेंट लेने में, है ना, फिजिक्स में, फिजिक्स की कैलकुलेशन करने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें काम आती है। फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, सब, तो इन सब में बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस काम ज़रूर आते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सब में। उसके बाद है डेली लाइफ में भी, जैसे आप शॉपिंग करते हो, टाइम मैनेजमेंट में आपको टाइम मैनेज करना है, तो कितने आपको घंटे पढ़ना है, कितने बचेंगे फिर आपके 20, अगर आप 3 घंटे पढ़ोगे 24 आवर्स में तो कितने बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो लेके चलते हो कुकिंग में, तो ये क्या है, कुकिंग में फॉर एग्जांपल जैसे टी बनानी है आपको, है ना, तो टी बनानी है तो कितने मिनट में बन जाएगी? 5 मिनट में बन जाएगी, और आपके पास सिर्फ 10 मिनट है।
तो बाकी के 5 मिनट क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप अरिथमेटिक में यूज़ करते हो। ओके, उसके बाद आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अरिथमेटिक में, कि इंडिया ने क्या नंबर दिया है। आपने एक गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना। तो वो जीरो किसने दिया था, जीरो दिया था किसने, हमारे आर्यभट्ट ने और ब्रह्मगुप्त ने, दोनों ने। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने उसके बारे में बात की थी, इसके बारे में, जीरो के बारे में। इन्होंने अपनी क्या थी इनकी, मैं लिख देती हूँ, ब्रह्मस्पुत्र ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत। ओके, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत इनकी बुक थी, है ना। इनकी जो लिखी हुई बुक थी उसमें इन्होंने जीरो को यूज़ किया था। उन्होंने जीरो को यूज़ किया था फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो मतलब जीरो को सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने फिर उसके बारे में बात की थी बाद में। ओके, आर्यभट्ट ने। उसके बाद आता है यूज ऑफ संस्कृत न्यूमरल्स इन्फ्लुएंस द अरेबिक न्यूमरल सिस्टम विच इज़ नाउ ग्लोबली एक्सेप्टेड। कि संस्कृत न्यूमरल्स जो हैं हमारे ना, वो अरेबिक न्यूमरल में को भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अरेबिक न्यूमरल देखोगे तो वो उसके ही कुछ सिमिलर है, तो जिनको अभी ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया है ना, पूरे संसार में वो यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम लॉजिक पे। तो लॉजिक में क्या आएगा, लॉजिक मतलब क्या होता है, क्या होता है लॉजिक, तर्क, है ना। कि आप किसी बात को, अगर आपको कोई बात बोल रहा है तो आप उसको उस पर तर्क करोगे, उस पर सोच विचार करोगे, उसका एविडेंस लोगे कि अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो तो किस बेस पे बोल रहे हो। तो वो होता है लॉजिक। इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड इन्फरेंस। कि जब आप रीज़न करते हो, जब आप तर्क करते हो ना, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बात बोल रहा है तो आप बोलोगे कि इसका क्या प्रूफ है आपके पास, है ना। तब ये सारी चीज़ें आप मांगते हो, तो उसका मतलब आप लॉजिकली बात कर रहे हो, आप लॉजिक पर्सन हो। लॉजिक इज यूज इन कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है, फिलोसफी में यूज़ होता है, रीजनिंग टेस्ट में यूज़ होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, सब में लॉजिक का यूज़ होता है। इंडियन लॉजिक हैज़ डीप हिस्टोरिकल रूट्स एंड मॉडर्न एप्लीकेशन। तो इंडियन लॉजिक जो है उसकी हिस्टोरी, मतलब इंडियन लॉजिक सबसे पहले आया था, उसके बारे में, लॉजिक के बारे में बताने के लिए उसकी कुछ टर्म्स है और आज भी वो यूज़ होता है ना। क्या है इंडियन फिलोसॉफिकल लॉजिक, अगर हम बात करें तो इंडियन फिलोसॉफिकल लॉजिक है इस न्याय पे बेस्ड, न्याय, जो इंडियन लॉजिक सिस्टम जो बताता है हमें, डेवलप बाय गौतम ऋषि ने इसको डेवलप किया था 6th century BC में। इट इज़ इंट्रोड्यूस 5 steps सिलोजिज्म। तो इन्होंने सिलोजिज्म के 5 steps के बारे में बात की थी। 5 steps के सिलोजिज्म क्या होती है, जब आप कोई स्टेटमेंट बनाते हो ना, जैसे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर पेपर दिए होंगे, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या एनसीईटी के एग्जाम में भी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी अगर आप किया होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ऑल कैट्स आर मैमल्स, है ना, डॉग इज मैमल। तो फिर आपने इससे कंक्लूड कर लिया कि कैट इज अ डॉग। तो ये आपने क्या कर लिया, एक तरह से सिलोजिज्म बना दिया कि दो कंक्लूजन से, दो प्रिपोजिशन से, दो मेजर स्टेटमेंट से आपने कंक्लूड कर लिया कोई चीज़। तो ये सिलोजिज्म। 5 बेस पे 5 स्टेप्स हैं इसके, कैसे आप पहचान सकते हो कि आपने कुछ सही एक तरह से स्टेटमेंट बनाई, कुछ सही कंक्लूड किया है या नहीं किया। तो उसके लिए 5 स्टेप्स दिए गए थे इंडियन लॉजिक सिस्टम में, गौतम ऋषि ने दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान क्या है, प्रतिज्ञा जो प्रपोजिशन होती है हमारी, जो मतलब स्टेटमेंट होती है जिसको हमें क्लेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे कि हमारी एक स्टेटमेंट है, देयर इज अ हिल ऑन फायर, देयर इज अ सॉरी देयर इज अ फायर ऑन अ हिल, देयर इज अ फायर ऑन अ हिल। ठीक है, हिल पे क्या है, मतलब एक पहाड़ की चोटी पे आपको फायर दिख रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। ओके, तो हेतु मतलब रीजन, कि आप क्या कर रहे हो, रीजन बना रहे हो कि वो फायर क्यों होगी, जो आपके उदाहरण से मैच होनी चाहिए ना, जो आपके उदाहरण के साथ आपको कनेक्ट करती है। तो हेतु क्या है, रीजन। तो रीजन क्या दोगे आप, कि जब भी आप फॉर एग्जांपल, कि जब भी आप जहाँ पे स्मोक देखते हो, वो कैसी जगह होती है, स्मोक कहाँ पे देखते हो आप, देयर इज फायर लाइक अ किचन। तो जैसे किचन के, या फिर आप चूल्हे पे जब रोटी बनाते हो ना, तो स्मोक देखते हो ना, क्या देखते हो, स्मोक देखते हो। स्मोक मतलब धुआं देखते हो। तो तब भी आप धुआं देखते हो, तभी आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे फायर है, वहाँ पे आग लगी हुई है। तो ये क्या हो गया, आपका रीजन हो गया ना, कि स्मोक कहाँ पे होती है, किचन में होती है। और अगर हिल पे भी अगर स्मोक आ रही है, तो उदाहरण क्या लिया है आपने,
उदाहरण क्या लिया है, एग्जाम्पल क्या लिया है कि आप बोल रहे हो कि व्हेन वेयर देयर इज अ स्मोक, जहाँ पे भी स्मोक होती है, वेयर देयर इज अ स्मोक, है ना, इज अ स्मोक, आपने कंक्लूड कर लिया कि वहाँ पे फायर होती है, देयर इज अ फायर। ओके, तो आपने ये एग्जाम्पल ले लिया कि जहाँ पे भी स्मोक होती है ना वहाँ पे फायर जरूर होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद उपन्याय मतलब एप्लीकेशन, कनेक्टिंग रीजनिंग टू द क्लेम, आपने क्या किया, उस स्टेटमेंट को कनेक्ट कर लिया किससे, जो फाइनल स्टेटमेंट, आपने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया इस रीजनिंग को अपने क्लेम से, है ना, कि आप जो बोल रहे हो ये रीजन दे रहे हो कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद है आपने देखा कि फाइनल इन्फ्रेंस आपने क्या निकाला, फाइनल इन्फ्रेंस निकाला आपने कि इसमें क्या नहीं है, देयर इज फायर ऑन द हिल, है ना, देयर इज फायर ऑन द हिल, आपने ये कंक्लूड निकाल लिया, कंक्लूजन निकाली। ओके, तो क्या हो गया, एप्लीकेशन में क्या आ गया कि यहाँ पे स्मोक है, मतलब फायर है, तो मतलब स्मोक भी है हिल पे, तभी आपने बोला होगा। तो ये क्या हो गया, ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई जिसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, सिलोजिज्म, सही तरह से आप एक तरह से लॉजिक थिंकिंग कर सकते हो। जैसे देयर इज अ फायर ऑन अ हिल, कि आपने बोल दिया कि फायर है, अब उसके लिए आप क्या करोगे, रीजन भी दोगे कि फायर क्यों लग रहा है आपको कि फायर है, क्योंकि आपको स्मोक दिख रही है, और जहाँ पे भी स्मोक होती है ना, जैसे जहाँ पे भी स्मोक होती है वहाँ पे फायर होता है, तो उसका आपने एग्जाम्पल दे दिया। फिर आपने उसको एप्लीकेशन में मतलब अप्लाई करा कनेक्टिंग रीजनिंग टू द क्लेम, आप देख रहे हो कि वहाँ पे हिल पे भी क्या है, स्मोक देखने को मिल रही है आपको, हिल पे भी स्मोक देखने को मिल रही है, धुआं देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपने क्या कंक्लूड कर लिया, फाइनल इन्फ्रेंस क्या निकाले कि देयर इज अ फायर ऑन द हिल। तो ये क्या होता है, ये 5 स्टेप सिलोजिज्म है, जिसकी वजह से आप किसी भी स्टेटमेंट को सही या गलत बता सकते हो, है ना। ओके, तो ये, उसके बाद आते हैं हम, इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लॉजिक रीजनिंग पे। तो लॉजिक रीजनिंग क्या होती है, लॉजिक रीजनिंग में अलग अलग रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, सिलोजिज्म और कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपने एग्जाम्स में भी ये पढ़ी होंगी बहुत बार, क्या होती है ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। तो अगर हम बात करें इंडक्टिव रीजनिंग की पहले, तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप फाइंड पैटर्न करते हो प्रिडिक्टिंग आउटकम, इसका मतलब ये है कि जब आप नोन से अननोन की तरफ जाते हो, नोन टू अननोन की तरफ, मतलब जो चीजें आपको पता होती है उससे जो नहीं पता होती है उसकी तरफ जाना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो आप, है ना, या फिर आप बोल सकते हो ये बॉटम अप अप्रोच है, कि आप नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हो, है ना, कि आपको जो चीजें पता है, आपने जो एक्सपीरियंस की है उससे आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो, जो चीजें आपको नहीं पता। या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक टू जनरल आप जाते हो, जब स्पेसिफिक टू जनरल आप जाते हो, तो वो क्या आती है इंडक्टिव रीजनिंग में। और ये इंडक्टिव रीजनिंग है मोस्टली प्राइमरी क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जब आप पढ़ा रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टीचर को किसी ने पूछ लिया, टीचर को एडजेक्टिव के बारे में बताना है बच्चों को, ठीक है, प्राइमरी बच्चों को, तो सीधा अगर वो एक तो स्टेटमेंट बता देगी तो वो बच्चों के लिए सही नहीं होगा, तो वो क्या करेगी कि आप क्वालिटीज बताओ, ठीक है, आप अपनी क्वालिटीज बताओ कि आपके अंदर क्या क्वालिटी, आप कैसे हो, ब्रेव बॉय हो या फिर करेजियस हो, है ना, करेज है आपके अंदर, तो ऐसी क्वालिटीज पूछ लेंगे कि आपके पापा कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, आपकी मम्मी कैसे दिखती है ना, आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे ना। फिर उसके बाद उनको इंट्रोड्यूस करेगी, मतलब उनको जो चीजें पता है पहले वो सिखाएगी, फिर उसके बाद उनको अननोन की तरफ लेके जाना, अननोन मतलब जो चीजें उन्हें नहीं पता। तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, कि आप पैटर्न फाइंड कर रहे हो प्रिडिक्टिंग आउटकम, और उससे क्या करोगे, आउटकम को प्रिडिक्ट करोगे ना, मतलब जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, पहले उसे एनालाइज करना, फिर उसके बाद एक आउटकम तक पहुंचना, है ना, उसके बाद एक आउटकम तक पहुंचना, ये क्या हो गई इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद आती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम जनरल रूल्स, कि आप क्या कर रहे हो डिडक्टिव रीजनिंग में, आप अननोन टू नोन की तरफ जा रहे हो, मतलब जो हमने इंडक्टिव में पढ़ा था उसका उल्टा, अननोन टू नोन की तरफ जा रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ जा रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट लर्निंग की तरफ जा रहे हो आप, या फिर आप बोल सकते हो टॉप डाउन पे, मतलब आपको पहले टॉप फिर उससे डाउन, मतलब उसके नीचे लेवल तक जा रहे हो, उसके अंदर तक जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, और रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो, है ना, कि आपको रूल पता है, उसके बाद आप एग्जाम्पल की तरफ उसमें जा रहे हो, एंड और आप बोल सकते हो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो।
तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाएंगी। सो इसमें क्या होता है डिडक्टिव रीजनिंग में, कि आप मैथ्स में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको रूल बता देंगे पहले कि a² + b² क्या होता है ना, ये बता देंगे। इसको सॉल्व करना, पहले तो इसकी फॉर्मूला बता देंगे, जो फॉर्मूला है इसका ना, है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स कराएंगे आपको कि आप कैसे एग्जाम्पल्स में पुट करोगे। तो मतलब क्या कर रहे हैं, रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं। या फिर जैसे एडजेक्टिव वाला फॉर्मूला लिया था हमने, कि टीचर जो है आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन बता देगी, फिर उसके बाद आपसे एग्जाम्पल्स पूछेगी कि क्या क्या हो सकते हैं एडजेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग में, है ना। कि आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम जनरल रूल, जनरल टू क्या जा रहे हो, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो। ओके। फिर उसके बाद आता है सिलोजिज्म। सो सिलोजिज्म जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें क्या होती है, स्टेटमेंट्स होती है, मेजर स्टेटमेंट होती है, है ना, एक मेजर स्टेटमेंट होती है ना, एक माइनर स्टेटमेंट होती है। ओके। फिर उसके बाद होता है उसमें कंक्लूजन होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट बना ली मेजर, कि ऑल वीमेन आर स्मार्ट, या फिर ऑल वीमेन आर ब्यूटीफुल, है ना। और और बोल सकते हो पूजा इज अ वुमेन, पूजा इज अ वुमेन। तो आपने क्या कंक्लूड कर लिया कि पूजा इज ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो गया, सिलोजिज्म हो गया। जब आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट लीडिंग टू लॉजिकल कंक्लूजन, जब आप लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो तो वो होता है सिलोजिज्म। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब अंडरस्टैंड कोडेड लैंग्वेज पैटर्न। आपने ये एग्जाम्स में बहुत बार देखा होगा ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। फॉर एग्जाम्पल ए को कोड दे दिया 1, बी को कोड दे दिया 2, उनके किसके वाइज पे, उनके क्रोनोलॉजिकल वाइज पे। या फिर आप उसको रिवर्स में भी दे सकते हो, जैसे ए को 26 दे दिया, बी को 25 दे दिया, सी को 24 दे दिया। तो ऐसे करके जब आप कोड कर देते हो किसी नंबर को, फिर आपको फाइंड आउट करना होता है कोई नंबर, कोई चीज़, है ना। तो वो क्या हो गई, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या थी, रीजनिंग्स थी, जो आपको देखने को मिलती हैं आपकी बेसिक लाइफ में, है ना, जो आपको पता भी होनी चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये थी लॉजिक एंड रीजनिंग के, लॉजिक के बारे में हमने पढ़ा। और किसके बारे में पढ़ा हमने, अरिथमेटिक के बारे में। तो अरिथमेटिक और लॉजिक ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्या करनी है, साइंटिफिक लर्निंग करनी है, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाना है, अगर आपको कुछ प्रूव्ड चीज़ें करनी है, ऐसे ही किसी की बात पर यकीन नहीं करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके 4 मार्क्स में ये पूछी जा सकती है, ये लॉजिक और अरिथमेटिक क्या होता है। तो आप ये वीडियो के जरिए, इस वीडियो को देखते हुए आप बाद में बता सकते हैं अपने एग्जाम में। सो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है। सो अगर कोई क्वेरी रह गई हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। के बाय।